अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। हाँ जी, बाकी लोगों को समझ आ गई है? आगे मूव करें। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आवाज आ गई। समझ आ गई है यहाँ तक रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करना है? अच्छा, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं और इसमें जो पोस्ट हॉक टेस्ट है वो बता रहा है कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 3 है, ग्रुप 1 में हमारे पास वो लोग हैं जिनकी एज 18 to 29 है, और ग्रुप 3 के अंदर हमारे पास वो लोग हैं जो कि 45 ईयर्स या प्लस एज में आते हैं। वो एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद फिर हम इफेक्ट साइज, इस तरह हमने पेयर सैंपल की टेस्ट में इफेक्ट साइज कैलकुलेट किया था, इस केस में भी इफेक्ट साइज कैलकुलेट करते हैं और इसमें हम ये चीज़ चेक करते हैं कि बेसिकली जो हमने ये प्रिडिक्शन की है उसका इफेक्ट क्या है, या वो कितने % हमने एक्यूरेट प्रिडिक्शन की है कि लोग जो है वो डिफरेंट एज के या डिफरेंट ग्रुप्स एज के ग्रुप्स के जो लोग हैं वो कितने % सिग्निफिकेंटली, या वो प्रोडिक्शन कितने % ठीक है कि वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमिज्म स्कोर्स। तो इफेक्ट साइज कैलकुलेट करने का फार्मूला है ईटा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स और टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। ये वैल्यूज़ जो एसपीएसएस की आउटपुट है नोवा की उसके अंदर गिवन होती है, जस्ट हमने वैल्यू को उठाना है और डिवाइड कर देना है और हमारे पास इफेक्ट साइज आ जाएगा। फिर हम देख लेंगे कि उसको कंपेयर करके देख लेंगे कि इफेक्ट साइज किस कैटेगरी में फॉल करता है, इवन कि लार्ज इफेक्ट है, स्मॉल इफेक्ट है या मीडियम इफेक्ट है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपली आपने दो चीज़ें या दो वैल्यूज उठानी है, एक सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स है और दूसरी टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स है। अगर हम अपनी आउटपुट को देखें, अब ये देखिए जो अनोवा है इसके अंदर जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर ये वैल्यूज आ रही हैं सम ऑफ स्केल्स की। तो सम ऑफ स्केल्स बिटवीन ग्रुप जो है वो है 179.069 और इसका जो टोटल है, टोटल सम ऑफ स्केल्स है वो है 8513.02। जस्ट ये वाली वैल्यूज आपने उठानी है, इसको डिवाइड कर देना है और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी उसको आपने कंपेयर कर लेना है, आया कि वो लार्ज इफेक्ट में आती है, स्मॉल में आती है या मीडियम में आती है। अब हमारे केस में दिस एग्जांपल ऑल यू नीड टू डू इज टू डिवाइड द सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर बिटवीन ग्रुप्स, जो कि वैल्यू हमने चेक की है 1.79 है, बाय द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स जो कि 8513.02 है। द रिजल्टिंग ईटा स्क्वायर्ड वैल्यू इज 0.02, which is Cohen's terms would be considered a small effect। ठीक है, तो अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो स्मॉल इफेक्ट में आता है। इट मींस के जो प्रिडिक्शन है हमारी वो जस्ट 2% हम एक्यूरेटली ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो लोगों की एज है या उसमें जो डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं वो ऑप्टिमिज्म की जो परसेप्शन है वो सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, समझ आइए। किसी की आवाज नहीं आ रही, समझ आई है? नहीं आई तो मैं रिपीट करवा दूं? यस सर, क्लियर है। बाकी लोगों को
ओके। हाँ जी दिलनवाज साहब, आपको समझ आ गई है? आवाज़ आ रही है? सर काइंडली अगर हो सके तो एक बार रिपीट कर दें वैल्यूज। ये जिशान अपनी आप कैमरा ऑफ कर लें काइंडली। अच्छा, इसमें करना क्या है, हमने एक हमारे पास सिंपली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें चाहिए जो कि 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड हो, और दूसरे नंबर पे एक कंटिन्यूस वेरिएबल चाहिए। हमने उसी डेटा फाइल से जो सर्वे 4ED की फाइल है कंटिन्यूस वेरिएबल लिया, टोटल ऑप्टिमिज्म और एज को हमने कंसिडर किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। उसको परफॉर्म कैसे करते हैं मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन्स में जाएंगे, वन वे अनोवा, ठीक है। उसमें हमारे पास जो विंडो ओपन हुई है इसमें 2 बॉक्सेस हैं, एक में डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा फैक्टर वेरिएबल है जिसमें हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डालना है जो कि ग्रुप होना चाहिए। तो हमने एज के ग्रुप्स बनाए हैं, 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम डिपेंडेंट लिस्ट में अपने कंटिन्यूस वेरिएबल को डाल देंगे जो कि हमने पहले चूज़ किया है, या कोई भी कंटिन्यूस वेरिएबल हो सकता है, हमारे केस में ऑप्टिमिज्म है, ठीक है। और फैक्टर के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल देंगे जिसके ग्रुप्स बने होने चाहिए। उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए इसमें कुछ ऑप्शंस सिलेक्ट करेंगे जिसमें डिस्क्रिप्टिव्स है, होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस है, बॉर्वन और वलीज टेस्ट हैं, और मिसिंग वैल्यू के अंदर एक्सक्लूड केसेस एनालिसिस बाय एनालिसिस, ये चीज़ें आपने सेलेक्ट कर लेनी है, कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद पोस्ट हॉक टेस्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये इसलिए होता है कि हम डिफरेंट ग्रुप्स को आपस में कंपैरिजन कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, तो अनोवा को अगर हम देखें तो वो जस्ट 3 ग्रुप्स को कंपैरिजन करता है, ये 1 बाय 1 ग्रुप्स को कंपेयर नहीं करता। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से, फिर 2 को ग्रुप 3 से, और ग्रुप 3 को ग्रुप 1 से, इस तरह से कंपेयर नहीं करता। तो जो पोस्ट हॉक टेस्ट है इसके अंदर फिर हम डिटेल देख लेते हैं कि कौन सा ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप की निस्बत जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। तो इसके अंदर आपने टकी टेस्ट जो है वो चेक करना है, कंटिन्यू कर देना है और ओके कर देना है। आपके पास जो है ये रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स सेम इसी तरह से बुक के अंदर भी दिए हुए हैं, यही रिजल्ट्स हैं, हमने वही फाइल यूज़ की है, वही प्रोसेस यूज़ किया है। तो इन रिजल्ट्स को देखते हुए आप बुक के अंदर से भी इसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह पढ़ सकते हैं। सिंपली आपने करना क्या है, इसमें सबसे पहले तो मीन वैल्यूज़ देखनी है, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन वैल्यूज़ देखनी है और उनकी सिग्निफिकेंस देखनी है। तो हमारे पास जो तीनों ग्रुप्स हैं उनकी मीन वैल्यूज़ अगर हम उनकी अपर और लोअर बाउंड्स को देखें तो वो सिग्निफिकेंट हैं। उसके बाद आपने होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस इसको देखना है कि ये अजम्पशन वायलेट हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर इसकी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि ये अजम्पशन वायलेट नहीं हो रही। तो अगर ये अजम्पशन वायलेट नहीं हो रही तो हम आगे मूव करेंगे, अनोवा के रिजल्ट्स ओवरऑल देखेंगे सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। हमारे केस में अनोवा जो है वो सिग्निफिकेंट है, इसकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 0.05 से कम है, ठीक है। अब नोवा ये बता रहा है कि तीनों ग्रुप्स आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। अब तीनों ग्रुप्स तो डिफरेंट हैं, बट अगर हम ग्रुप का कंपैरिजन करवा के देखें कि कौन सा ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप की निस्बत सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है, उसके लिए फिर हमें पोस्ट हॉक जो एनालिसिस है उसके रिजल्ट देखने होते हैं। तो पोस्ट हॉक एनालिसिस में हम जस्ट देखते हैं कि ये जो मीन डिफरेंस का कॉलम है इसमें जिस वैल्यू के ऊपर स्टेरिक होगा इट मीन्स कि वो सिग्निफिकेंट है। तो हमारे केस में अगर हम ग्रुप नंबर 2 जिसमें मिडिल एज के लोग हैं, ग्रुप नंबर 3 जिसमें ओल्डर एज के लोग हैं,
उनको देखें तो इसमें जो ओल्डर एज के लोग हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं ऑप्टिमिज्म परसेप्शन में, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करें तो ग्रुप 1 के लोग जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं ऑप्टिमिज्म स्कोर की परसेप्शन में, ठीक है। अब समझ आ गई है? आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की, इसका क्या मतलब है? समझ आ रही है या नहीं आ रही है? माइक्स म्यूट किए हुए हैं और शायद छोड़ के चले जाते हैं आप क्लास। जी जी सर, आ गया। आ रही है सर। यस सर, क्लियर है। ओके, ओवरऑल हाउ टू प्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ वन वे अनोवा, कैसे रिसर्च पेपर के अंदर या थीसिस के अंदर या रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर, रिसर्च रिपोर्ट के अंदर हमने इनकॉर्पोरेट करने होते हैं। ये एग्जांपल दिया गया है, आप इसको फॉलो करते हुए ये चीज़ें जो हैं वो रिजल्ट्स, वही चीज़ें जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस की हैं, ये वही चीज़ें हैं, उसमें उनको एक समरी की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरह से अपने जो है वो रिजल्ट जो है वो किसी रिसर्च पेपर या रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके बाद वन वे अनोवा रिपीटेड मेजर्स या वन वे रिपीटेड मेजर्स अनोवा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये क्यों यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल उस केस में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो था वो डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर था। इस केस के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर हमने मेजर किए हैं। तो अगर हमारे मेजर्स रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ऑप्टिमिज्म स्कोर्स जो है उसका डेटा टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 पे लिया है, एक ही रिस्पॉन्डेंट लिया है, तो उसके लिए डिफरेंट टेस्ट यूज़ होगा जिसका नाम है वन वे रिपीटेड मेजर्स अनोवा। In one way repeated measures ANOVA design, each subject is exposed to or more different conditions, ठीक है, are measured on the same continuous scale on 3 or more occasions, ठीक है। हमने एक ही वेरिएबल को डिफरेंट टाइम ओकेजन्स में मेजर किया है और फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइम ओकेजन्स पे एक कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर कोई सिग्निफिकेंटली डिफरेंट चीज़ होती है या नहीं होती। It can also be used to compare respondents' responses to or more different questions or items. These questions, however, must be measured using the same scale. For example, 1 is equal to strongly disagree or 5 is equal to strongly agree. ठीक है, तो सिंपली ये कब यूज होता है? जब हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर डेटा होता है एक ही वेरिएबल का, या हमारे पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल को हमने डिफरेंट टाइम ओकेजन्स में मेजर किया है और हम ये देखना चाहते हैं कि एक कंटिन्यूस वेरिएबल फॉर एग्जांपल सेल्फ स्ट्रीम ले लें, वो डिफरेंट टाइम ओकेजन्स जो पे हमने सेल्फ स्ट्रीम की जो परसेप्शन ली है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल टाइम 1 के ऊपर एक रिस्पोंडेंट की जो सेल्फ स्ट्रीम है टाइम 2 के ऊपर है या टाइम 3 के ऊपर है, वो आपस में कितनी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। रिसर्च क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है? इज देयर अ चेंज इन कॉन्फिडेंस स्कोर्स ओवर द 3 टाइम पीरियड्स, बट यू नीड वन ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स measured ऑन द सेम स्केल ऑन 3 डिफरेंट, एक ही ग्रुप है पार्टिसिपेंट्स का, आपने उनको 3 डिफरेंट टाइम्स पे मेजर किया है या 3 डिफरेंट टाइम ओकेजन्स पे आपने डेटा लिया है अंडर 3 डिफरेंट कंडीशंस, आर ईच पर्सन measured ऑन 3 डिफरेंट क्वेश्चंस और आइटम्स using the same response scale. उसके बाद इसमें हमें चाहिए क्या? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट शुड बी कैटेगोरिकल। जिस तरह हमने डिफरेंट एज के ग्रुप्स बनाए थे, तो इसमें टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 हो सकता है। वन डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस वेरिएबल हो सकता है। स्कोर्स एंड कॉन्फिडेंस in coping with statistics test, the scores on the test for each time point will be appear in the data file in different columns. तो आप जो आपका कंटिन्यूस वेरिएबल है उसके भी आपके पास 3 टाइम का डेटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि जो हमारे पास कॉन्फिडेंस है जिसका हमने डेटा लिया है, कॉन्फिडेंस डेटा टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, ठीक है। This technique will tell you if there is a significant difference somewhere among the 3 sets of scores.
फिर हमें इसमें ये पता चलेगा कि टाइम 1 के ऊपर कॉन्फिडेंस का जो डेटा है वो कितना सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या उसमें कितना फ़र्क आया है। फॉर एग्जांपल टाइम 2 पे जो हमने कॉन्फिडेंस के स्कोर्स लिए थे वो एज़ कम्पेयर टू टाइम 1 कितना चेंज हुए हैं, और इस तरह से टाइम 3 के ऊपर जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो एज़ कम्पेयर टू टाइम 1 और टाइम 2 कितना सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। इसकी सेम assumptions हैं नोवा की जो हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस और सैंपल साइज वगैरह वो चीज़ें देखी थी। ठीक है, अब हम इस टेस्ट को रन करेंगे। ठीक है, इसका तरीका जो है, मेथड जो है वो मैंने इस पीपीटीज के अंदर डाला हुआ है। ये आपने इसको यूज़ करते हुए डेटा फाइल यूज़ करनी है, इसको रन करना है और इसको फॉलो करते हुए इसको रन कर लेना। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ये आपने करके वर्ड की फाइल में पेस्ट करके सॉफ्ट कापी में अपने पास नेक्स्ट क्लास में लेके आनी है। ये प्रैक्टिस भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, और अगर इन आप जो ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनको फॉलो करते हुए करेंगे तो बुक के अंदर जो रिजल्ट्स हैं आपके पास सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे, और बुक के अंदर जो इंटरप्रिटेशन दी हुई है उसके साथ आप अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करके देख सकते हैं कि किस तरह से रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया गया है। ये कर लेंगे? यस सर। ये सर हो जाएगा। हाँ, ये करके इसकी जो आउटपुट है आपने वर्ड की फाइल में पेस्ट करके लेके आनी है, और आपको पता होना चाहिए कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, आया कि कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंट आया है या नहीं आया, इसका क्या मतलब है, ये आप लोगों ने देख के आनी है चीज़ें। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो मल्टीपल रिग्रेशन है। रिग्रेशन में होता क्या है बेसिकली, हम जो डिफरेंट कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं या जो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें कॉज एंड इफेक्ट देख रहे होते हैं कि किस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है, कितना चेंज होता है, पॉजिटिवली कम होता है या ज़्यादा होता है, और कितने % चेंज होता है। ठीक है, कोरिलेशन और रिग्रेशन में ये डिफरेंस है कि कोरिलेशन जस्ट रिलेशनशिप को बताता है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। उसमें हमें ये क्लियर नहीं होता कि कौन सा वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल को चेंज कर रहा है या कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि रिग्रेशन के अंदर हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा वेरिएबल इसमें डिपेंडेंट है या कौन सा वेरिएबल जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज का बायस बन रहा है। Multiple regression finds a linear equation that best predicts a value of one of the variables, the dependent variable from the others, कि किस तरह से dependent variable को दूसरे variables change करते हैं या उसमें change का बायस बनते हैं। For example, इसकी जो simple regression equation हो सकती है वो इस तरह से हो सकती है, x is a function of y, कि किस तरह से x जो है वो y को चेंज करता है या x कितना y को चेंज करता है या कैसे y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है और उसमें कितने % चेंज आता है। ठीक है, सिंपल रिग्रेशन कंसीडर्स द रिलेशन बिटवीन अ सिंगल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, लीडरशिप का कोई स्टाइल हो सकता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई हो सकता है, परफॉर्मेंस हो सकती है। फिर हम इसमें ये देख सकते हैं डाटा कलेक्ट करके कि लीडरशिप का स्टाइल अगर चेंज होता है, फॉर एग्जांपल एथिकल लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, तो वो कितने % जो है वो परफॉर्मेंस को चेंज करता है। तो इस तरह से हम रिग्रेशन में कॉज एंड इफेक्ट मालूम करते हैं। उसके बाद मल्टीपल रिग्रेशन simultaneously considers the influence of multiple explanatory variable on a response variable। इसमें फिर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें हमारे पास x1, x2 और सो ऑन xk तक उन्होंने किया है। तो इसमें एक से ज़्यादा या बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसका हम आउटकम वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है या आउटकम वेरिएबल है। The intent is to look at the independent effect of each variable while adjusting out the influence of potential co-founders।
तो इसमें बेसिकली हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उसका इम्पैक्ट देख रहे होते हैं, या ये देख रहे होते हैं कि किस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं, या उसमें कितने % चेंज का बायस बनते हैं। assumptions ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन, अच्छा इसकी कुछ assumptions हैं जो कि हमने सबसे पहले तो इंश्योर करनी होती हैं, फिर हम उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या हैं या वेरिएबल्स किस तरह से जो है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आउटकम वेरिएबल को। तो सबसे पहली जो assumption है सैम्पल साइज है। तो इसके लिए सूटेबल सैम्पल साइज जो है वो होना ज़रूरी है, जो कि आपके पास डेटा आपने कलेक्ट करना है वो सूटेबल होना चाहिए। फिर ही हम जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आउटकम वेरिएबल को चेंज कर रहा है। इसमें डिफरेंट लोगों ने जो है वो रिकमेंडेशंस दी हैं कि कितने आपके पास सैम्पल्स होने चाहिए ताकि आप एक्यूरेटली या सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट कर सकें रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें तबाशनिक ने रिकमेंड किया हुआ है, इट गिव्स अ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सैम्पल साइज रिक्वायरमेंट्स लुकिंग इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट यू विश टू यूज़। तो एक तो फार्मूला ये है कि आपके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, यानी कि जो आपका n है, जो सैम्पल साइज है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 50 + 8m। 50 + 8 और m आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। फॉर एग्जांपल आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 यूज़ करने हैं, तो ये 3/8 24 हो जाएगा और प्लस 50 हो जाएगा, यानी कि 74 आपके पास जो है वो 74 से ज़्यादा होना चाहिए सैम्पल साइज। इसके बाद एक स्टीवन साहब हैं, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि आपके पास 15 रिस्पॉन्सेज होने चाहिए अगेंस्ट वन इंडिपेंडेंट वन प्रिडिक्टर। जो आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अगेंस्ट आपके पास 15 रिस्पॉन्सेज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके मॉडल के अंदर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो आपका सैम्पल साइज जो है वो 45 से ज़्यादा होना चाहिए। समझ आ गई है इस फार्मूला की और सैम्पल साइज की रिक्वायरमेंट की? यस सर। ओके, उसके बाद है मल्टी कोलिनेरिटी। मल्टी कोलिनेरिटी ये होती है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा जो है वो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। उससे फिर हमें ये नहीं पता चलता कि ये कोई आपस डिफरेंट चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है। फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में उनकी जो सिमिलरिटी है वो 0.9% है, यानी कि 90% आपस में सिमिलर है। तो फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि इसमें ट्रांजैक्शन लीडरशिप कौन सी है फॉर एग्जांपल और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप कौन सी है। तो जो इसकी दूसरी असम्पशन है वो मल्टी कोलिनेरिटी है। दिस रेफर्स टू द रिलेशनशिप अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मल्टी कोलिनेरिटी एग्जिस्ट व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हाईली कोरिलेटेड 0.9 एंड अबव आर इन सम केसेस 0.7, यानी कि जो जो कोरिलेशन की वैल्यू है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान वो 0.7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और एथिकल लीडरशिप जो है वो परफॉर्मेंस को कितना चेंज करते हैं या क्या इम्पैक्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का और एथिकल लीडरशिप का। अगर उनका कोरिलेशन 0.7 से ज़्यादा आ जाता है, इट मीन्स कि वो हाईली आपस में कोरिलेटेड है। इट मीन्स कि हम यही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि उनमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है और एथिकल लीडरशिप क्या है, क्योंकि वो सिमिलर हो गए हैं आपस में। तो जो कोरिलेशन है वो 0.7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आउटलायर्स हैं, जिस तरह हमने एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस जब किया था तो आउटलायर्स कैलकुलेट किए थे। तो रिग्रेशन की भी ये असम्पशन है कि इसमें आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपने रिग्रेशन रन करनी है तो आप आउटलायर्स को डिटेक्ट करेंगे, उन केसेस को ब्लॉक कर देंगे या रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो है वो आप जो है वो रिग्रेशन रन करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना जो है या कितने % डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहा है। मल्टीपल रिग्रेशन इज़ वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स, वेरी हाई और वेरी लो। ठीक है, तो इसकी डिटेल के लिए चैप्टर नंबर 6 में भी डिटेल है और चैप्टर 15 ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नॉर्मेलिटी और लीनियरिटी है।
और इसकी जो फोर्थ एजम्पशन है डाटा के अंदर नॉर्मेलिटी, जो डाटा नॉर्मल होना चाहिए और लीनियर होना चाहिए। दी रेजिजुअल्स शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट प्रिडिक्टेड डिपेंडेंट वेरिएबल, और डाटा जो है वो लीनियर या स्ट्रेट लाइन उस पर होना चाहिए। उसके बाद हम इसको रन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक परसीव्ड स्ट्रेस है, द टोटल स्कोर ऑफ परसीव्ड स्ट्रेस, हाई स्कोर्स इंडिकेटिंग हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद टोटल परसीव्ड कंट्रोल ऑफ इंटरनल स्टेट है, उसको हमने डिनोट किया है TPCOI से, ठीक है। तो इसका जो स्केल है उस पर टोटल स्कोर ऑन परसीव्ड कंट्रोल ऑन इंटरनल स्टेट स्केल, जो हाई स्कोर है वो हाई इंटरनल या ग्रेटर कंट्रोल को शो करते हैं। उसके बाद टोटल मिस्ट्री है और टोटल सोशल डिज़ायरेबिलिटी है, ठीक है। और एज जो है वो हमने उसको लिया है, और हम इस पे देखेंगे कि किस तरह ये चीज़ें फॉर एग्जांपल टोटल परसीव स्ट्रेस को प्रिडिक्ट करती हैं, कितने परसेंट ये चीज़ें जो है उसमें चेंज लेके आती हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं। हाउ वेल डू द टू मेजर्स ऑफ कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल मिस्ट्री और PCOI प्रिडिक्ट परसीव्ड स्ट्रेस, ये दोनों वेरिएबल्स मिलकर कितने परसेंट जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि कितने परसेंट मिस्ट्री जो है वो स्ट्रेस को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, और कितने परसेंट जो दूसरा वेरिएबल है वो टोटल जो परसीव्ड स्ट्रेस है उसको चेंज करता है। हाउ मच वेरिएंस इज परसीव्ड स्ट्रेस स्कोर कैन बी एक्सप्लेन बाई टू वेरिएबल्स। उसके बाद इस तरह के रिसर्च क्वेश्चंस हो सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट प्रेडिक्टर। आप इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं ना, तो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि एक दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एथिकल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में से कौन सा लीडरशिप जो है वो बेस्ट प्रिडिक्ट करता है परफॉर्मेंस को। विच इज़ द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ परसीव्ड स्ट्रेस कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स। If we control for the possible effect of age and social desirability responding, is this set of variables still able to predict? अब हमने एक और क्वेश्चन भी डाल दिया कि हमारे पास कुछ कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, और कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हुए किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप फॉर एग्जांपल और एथिकल लीडरशिप जो है वो परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि लीडर जो है उसकी एज जो है उसको अगर हम कंट्रोल कर लें या उसकी एजुकेशन को हम कंट्रोल कर लें, तो फिर हम कितने परसेंट यकीन से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एथिकल लीडरशिप या ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो है वो परसीव्ड स्ट्रेस को प्रिडिक्ट करती है। बट यू नीड वन कंटिन्यूस रिग्रेशन के लिए आपके पास एक कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, जिसमें जेंडर भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, ठीक है। What it does, multiple regression tells you how much of the variance in your dependent variable can be explained by your independent variables. It also gives you an indication of the relative contribution of each independent variable. Tests allow you to determine the statistical significance of the results in terms of both मॉडल itself and individual independent variables। बेसिकली ये टेस्ट हमें ये बताता है कि किस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आउटकम वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या उसमें कितने परसेंट वेरिएंस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके assumptions हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम इसके रिजल्ट्स को देखते हैं तो सबसे पहले इसके assumptions को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि डेटा जो सैंपल साइज है वो आपके पास एडिक्वेट है। उसके बाद बाकी जो हमने assumptions जिसमें डेटा लिनियरिटी है, डेटा जो मल्टीकोलिनियरिटी है, आउटलायर्स हैं, वो assumptions बिल्कुल हो रही हैं, तो फिर हम जो है वो आगे देखते हैं कि प्रिडिक्शन फिर कितने परसेंट जो है वो हो रही है। रिसर्च क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। हाउ वेल डू द टू मेजर्स, ये हम पहले भी देख सके हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनमें से कौन सा बेस्ट प्रिडिक्टर है, या कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कितने परसेंट जो है वो आउटकम वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसको परफॉर्म कैसे करते हैं।
सेम आप लोग फाइल खोल लें अपनी SPSS की सर्वे 4ED, और फिर हम इसको रन करके देख लेते हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। इसके लिए आपने SPSS की फाइल ओपन करनी है, सर्वे 4ED फाइल ओपन हो गई है, सबकी ओपन है? हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। जी सर। यस सर, आवाज आ रही है। मल्टीपल रिग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में जाने के बाद हमारे पास ये रिग्रेशन का ऑप्शन है 8वें या 9वें नंबर पे, ठीक है। उस पे जाएंगे और लीनियर रिग्रेशन जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं जिसमें वो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, सिलेक्शन वेरिएबल है, केस वेरिएबल है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले टोटल परसीव्ड स्ट्रेस जो हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल है, हमने उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया है, उसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद टोटल मिस्ट्री जो है उसको हम जो है, नहीं टोटल मिस्ट्री नहीं, ये जो वेरिएबल है PCOISS, ये हमारा दूसरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये है, और एक टोटल मिस्ट्री है, ठीक है। इसको हम शिफ्ट कर देंगे और कुछ टेस्ट हैं उनको हम चेक कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स में आपने मॉडल फिट, आस्क के चेंज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और कोलिनेरिटी डायग्नोस्टिक्स, इन टेस्ट को आपने चेक करना है, ठीक है, और ओके कर देना है। और इसी तरह से आपने केस वाइज डायग्नोस्टिक में आउटलायर्स आउटसाइड 3, इसको आप रख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 3, कि जिनकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3 से ज़्यादा है, उसको आप आउटलायर कंसीडर करके उसमें ऐड ना करें। तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लॉट्स में जाएंगे, ठीक है। और अगर आप PPTs को देखें तो उसके अंदर ये प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट करते हुए वेरिएबल्स को शिफ्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल क्लिक ऑन टोटल परसीव्ड स्ट्रेस ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद आपके जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिसमें मिस्ट्री है और PCOISS है, इसको आपने शिफ्ट कर देना है। उसके बाद मेथड जो है वो आपने श्योर करना है कि जो मेथड के अंदर इंटर सेलेक्ट हुआ होना चाहिए। ये बेसिकली रिग्रेशन रन करने का एक मेथड है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एस्टिमेट्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल, मॉडल फिट, ये वाली चीज़ें जो अभी हमने चेक की हैं ये कर देनी है। और उसके बाद रिजिजुअल के अंदर जिस तरह हमने किया है केस वाइज डायग्नोस्टिक के अंदर आउटलायर्स आउटसाइड 3, ये भी इसको सिलेक्ट कर देना है। मिसिंग वैल्यूज़ के अंदर एक्सक्लूड केसेस पेयर वाइज, ठीक है। और प्लॉट्स के अंदर आपने कर देना है जो GRESID जो है उसको आपने Y बॉक्स में ले जाना है, और जो GPRED जो है इसको X में ले जाना है। और जो स्टैंडर्ड रेजिजुअल प्लॉट्स है उसमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट को क्लिक करना है, उसको सेव कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। अब हम ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसको रन करके देखेंगे। इसके अंदर आपने ठीक है, ये वाले वहाँ से देख के आपने शिफ्ट कर देने हैं। जो GPRED है उसको Y बॉक्स में ले जाना है, और जो GRESID है उसको X में ले जाना है और कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद सेव्स में जाके आपने ये जो मोहाला नोबस है उसको क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑप्शंस में आपने एक्सक्लूड केस पेयर वाइज कर देना है, और बूटस्ट्रैप इसके लिए नहीं रिक्वायर्ड, बाकी चीज़ें जो है वो हमने सारी देख ली है। कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% आ जाएगा। ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जो है वो रिग्रेशन के रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास रिग्रेशन के रिजल्ट्स आ गए। अब हम सबसे पहले तो इसकी assumptions देखेंगे। सबसे पहले तो सैंपल साइज है,
वो तो हमें वैसे ही पता होगा ना कि हमारा सैंपल साइज क्या है, और आया कि वो जो रिक्वायर्ड फार्मूला है, जिस तरह उसने कहा था कि n शुड बी ग्रेटर देन 50 प्लस 8m, उसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख के उसको कैलकुलेट करके देख लेंगे और अपना सैंपल साइज उससे कंपेयर कर लेंगे। दूसरे नंबर पे है मल्टी कोलिनेरिटी। मल्टी कोलिनेरिटी पे एक तो आप अपने वेरिएबल्स जो हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनका कोरिलेशन देख लेंगे कि वो 0.7 से कम नहीं होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे 0.7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये जो टॉलरेंस और वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर है, ये भी गिवन होते हैं रिजल्ट्स, इसकी वैल्यू जो है वो 1.10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम अपनी आउटपुट को देखें तो इस सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन अगर आप देखें तो इसमें PCOISS का कोरिलेशन टोटल मिस्ट्री के साथ 0.7 से कम है। इसी तरह से टोटल मिस्ट्री का जो है वो कम है। तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं, स्पेशली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनका कोरिलेशन आपस में 0.7 से कम है। और हमारा जो मेथड है वो इंटर है, ठीक है। इसके बाद हम मॉडल समरी में चले जाएंगे। मॉडल समरी में हमारे पास R की वैल्यू है, R स्क्वायर की वैल्यू है, एडजस्टेड R स्क्वायर की वैल्यू है, और R स्क्वायर चेंज की वैल्यू है। तो R स्क्वायर बेसिकली ये वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कितना परसेंट चेंज या वेरिएशन लेके आ रहे हैं आपके आउटकम वेरिएबल में। तो हमारे केस में हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो 46% चेंज लेके आ रहे हैं, या उसमें वेरिएशन लेके आ रहे हैं हमारे आउटकम वेरिएबल में, और ये सिग्निफिकेंट है। इसकी सिग्निफिकेंट F वैल्यू जो है वो 0.05 से कम है। इसी तरह अनोवा के रिजल्ट्स देखने हैं तो अनोवा हमारा सिग्निफिकेंट है। उसके बाद फिर आपने कोफिशिएंट्स देखने होते हैं। तो कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करें तो जो इसमें स्टैंडर्डाइज बीटा का कॉलम है, इस पर जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है PCOISS, उसकी जो वैल्यू है या स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट जो है वो -36 है, ठीक है। यानी कि ये उसको डिक्रीज कर रहा है स्ट्रेस को। इसी तरह टोटल मिस्ट्री जो है वो भी स्ट्रेस को डिक्रीज कर रहा है, और ये सिग्निफिकेंट है। इसकी टी वैल्यू -1.96 से ज़्यादा है, और इसकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 0.05 से कम है, ठीक है। और इसका वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर जो है वो भी 0.10 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें मल्टी कोलिनेरिटी भी नहीं है, और ये सिग्निफिकेंटली जो है वो परसीव स्ट्रेस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आई है? यस सर। ठीक है, तो आपने यही चीज़ PPTs में शेयर कर देता हूँ, इसको यूज़ करते हुए इसको रिपीट करना है। बुक के अंदर सारी चीज़ें उन्होंने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, वहाँ से रिजल्ट्स देखने हैं, और एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे और इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेंगे तो आप रिग्रेशन रन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो टॉपिक रह जाएगा वो हायरार्किकल रिग्रेशन है, और फिर इसके बाद हम कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस और स्ट्रक्चर फ्यूजन मॉडलिंग को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है इसकी? किसकी? सर ये जो लास्ट में हमने वैल्यू कहा था ना कि इतनी होनी चाहिए, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये वैल्यू गिवन है ना। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर जो है उसकी वैल्यू 1.0 जो है उससे कम होनी चाहिए। तो ये टेबल अगर आप देखें तो उसके अंदर सारी वैल्यूज़ गिवन है, आपने जस्ट वैल्यूज़ वहाँ से चूज़ करनी होती है, ठीक है। अब देखें ये वाली वैल्यूज़ जो है, अगर आप कोफिशिएंट्स वाले टेबल में जाएँ तो VIF और टॉलरेंस की वैल्यू यहाँ पे गिवन